अमेरिका से अवैध अप्रवासी भारतीयों को निर्वासित करने का सिलसिला जारी है। आज 157 भारतीयों को लेकर तीसरा विमान पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। इसमें पंजाब के 54, हरियाणा के 60 और गुजरात के 34, उत्तर प्रदेश के 3 और महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का एक शख्स शामिल है। इससे पहले 15 फरवरी की रात को भी निर्वासितों को लेकर आया दूसरा विमान अमृतसर में उतरा था। इसमें 119 भारतीय थे। 15 फरवरी को अमृतसर आए विमान में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8 और उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एक शख्स था। निर्वासितों में शामिल पंजाब के 2 चचेरे भाइयों संदीप और प्रदीप को पंजाब पुलिस ने अमृतसर हवाई अड्डे से ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर पंजाब में आपराधिक मामले दर्ज होने की वजह से ये कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने पहले विमान में निर्वासित किए गए लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध रखी थी। विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार को घेरा था। इसके बाद सरकार ने कहा था कि वो मामले को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएगी। हालांकि इसके बावजूद दूसरे विमान में पुरुषों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया है। हवाई अड्डे पर करीब 5 घंटे की जांच के बाद सभी को घर भेज दिया गया। अमेरिका ने सबसे पहले 5 फरवरी को अमेरिका सेना के मालवाहक जहाज से अमृतसर भेजे गए थे। इनमें 13 बच्चे, 79 पुरुष और 25 महिलाएं थीं। विमान में गुजरात और हरियाणा के 33, पंजाब के 30, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान निर्वासितों के विमान को अमृतसर लाए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय बताए कि ये फैसला लेने का आधार क्या है, ये पंजाब को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश क्या है। केंद्र सरकार पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करना चाहती है। पहले भी जो निर्वासित हुए थे उनमें अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, फिर विमान अमृतसर में क्यों उतारे जा रही हैं? और अब बात करेंगे अगली खबर की। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर चाबुक चलाया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग ने भारत में वोटर टर्नआउट के लिए लक्षित 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की है। अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ने एक्स पर कहा है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे जिन पर खर्च किए जाने वाले थे उनमें से सभी को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी विभाग द्वारा रद्द की गई अन्य फंडिंग में और भी कई चीजें शामिल हैं। अमेरिकी विभाग के इस ट्वीट पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में भारतीय हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को नहीं। भारत के अलावा अन्य देशों के वोटर टर्नआउट फंडिंग में भी कटौती है। बांग्लादेश के लिए 29 मिलियन डॉलर के अनुदान में कटौती की गई है। एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने विदेशी सहायता निधि में 723 मिलियन की कटौती करने की घोषणा की है। विदेश फंडिंग को रद्द करने या उसमें कटौती का उद्देश्य सरकारी लागतों में भारी कटौती करना है। पिछले कुछ हफ्तों में सरकारी खर्च में महत्वपूर्ण बदलावों की रूपरेखा तैयार करना जारी रखा है। हाल ही में पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने मस्क के साथ बैठक भी की थी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और मस्क ने इनोवेशन, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सतत विकास में भारत और अमेरिका की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान डीआईजी के प्रमुख मस्क के साथ उनके 3 बच्चे भी थे। और अब बात करेंगे हम अगली खबर की। हमास के आतंकवादियों ने शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। उन्हें पहले दक्षिणी गाजा पट्टी में लोगों के सामने परेड कराया गया और फिर रेड क्रॉस को सौंप दिया। लगभग 1 महीने पहले युद्ध विराम शुरू होने के बाद से ये 6ठी बंधक अदला बदली थी। हमास द्वारा 3 बंधकों को रिहा किए जाने के बाद इजरायली ने फिलिस्तीन के 369 कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया। ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बावजूद हमास ने केवल 3 बंधकों को ही रिहा किया है। ये युद्ध विराम को लेकर बार बार समस्याएं आ रही हैं। इसमें बंधकों के बदले में इजराइल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए आवश्यक समझौते का हिस्सा था, जिसको बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
तीनों बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। रिहा किए गए कैदियों की चिकित्सा जांच और उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए इजरायली सैन्य हिरासत में ले जाया गया है। तीनों पीले और थके हुए दिखाई दिए, लेकिन पहले रिहा किए गए कुछ बंदियों की तुलना में उनकी हालत बेहतर थी। इस संघर्ष विराम के कारण 21 बंधकों और 730 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा सका है। शनिवार को हमास ने पुष्टि की कि 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है, जिनमें से 36 आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। इनमें अहमद बरघौती भी शामिल हैं, जो प्रमुख फिलिस्तीनी व्यक्ति मारवान बरघौती के करीबी सहयोगी हैं, जिन्हें एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे इंतिफादा के दौरान हमलों में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और अब बात होगी संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी बमों की खेप इजराइल पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बाइडेन प्रशासन ने इस खेप को रोक दिया था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक MK-84 2000 पाउंड के बमों से लदा एक जहाज शनिवार रात को अशदोद बंदरगाह पहुंचा। जहाज के बंदरगाह पहुंचने के बाद बमों को दर्जनों ट्रकों में लादकर इजरायली एयरबेस ले जाया गया। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बमों के आगमन की सराहना करते हुए कहा है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी की गई गोला बारूद की खेप शनिवार रात इजराइल में पहुंची है। ये वायुसेना और इजराइल डिफेंस सोर्सेज के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत गठबंधन का एक और सबूत है। मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 में युद्ध की शुरुआत के बाद 678 परिवहन विमानों और 129 जहाजों के माध्यम से 76,000 टन से अधिक सैन्य उपकरण इजराइल पहुंचे हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका से आए हैं। MK-84 या BLU 117 2000 पाउंड यानी कि 900 किलोग्राम का अमेरिकी एयरक्राफ्ट बम है। ये मार्क 80 सीरीज के हथियारों में सबसे बड़ा है। वियतनाम युद्ध के दौरान सेवा में आने के बाद से इसका इस्तेमाल अमेरिका ने आम तौर पर नहीं किया है। ये फिलहाल अमेरिका में 6 सबसे भारी बम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 जनवरी को कहा था कि उन्होंने अमेरिका सेना को निर्देश दिया है कि वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल को 2000 पाउंड के बमों की आपूर्ति पर लगाई गई रोक को हटा दें। ट्रंप ने कहा था कि हमने उन्हें आज रिहा कर दिया है और वे उन्हें अपने पास रखेंगी। उन्होंने उनके लिए भुगतान किया और वे लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन बमों की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ये फिलिस्तीनी एनक्लेव में इजराइल के युद्ध के दौरान नागरिक आबादी, विशेष रूप से गाजा के राफा पर प्रभाव डाल सकती है। मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास हमले के बाद इजराइल की हजारों 2000 पाउंड के बम भेजे थे, लेकिन एक शिपमेंट पर रोक लगा दी थी। बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग को रोकने को लेकर कवायद चल रही है। दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। शनिवार को रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक और गांव डोनेस्टिक्स क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस के इस दावे पर अब तक यूक्रेन की तरफ से कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। इसके पहले रूस ने यूक्रेन कैचेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। धीरे धीरे रूस यूक्रेन के उन क्षेत्रों पर हमले तेज कर रहा है जहां यूक्रेनी सेना कमजोर है। यही कारण है कि यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध जारी है, जिसको रोकने की कवायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रही हैं। रूस ने जिस गांव पर कब्जे का दावा किया है वो बहुत छोटी बस्ती है। बेरेजिक्वा पर कब्जा करने से डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। रूस डोनेट्स्क और पड़ोसी लुहांस्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहता है, जो मिलकर यूक्रेन के डोनबासु औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी रूस के 4 क्षेत्रों में शनिवार रात तक 40 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को ने शनिवार रात तक यूक्रेन में 70 ड्रोन भेजे, लेकिन उसकी वायुसेना ने 33 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं और 37 अन्य गुम हो गए।
ये हमला ऐसे समय किया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चल रही है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को जल्दी 3 साल पूरे होने वाले हैं। यूक्रेन का दावा है कि अभी युद्ध के मोर्चे पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देश युद्ध विराम को लेकर बातचीत के लिए सहमत हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के साथ बुधवार को बातचीत की थी, जहां दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि रूस यूक्रेन युद्ध में हो रही लाखों मौतों को रोकने की जरूरत है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। पाक सेना ने जानकारी दी है कि सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPCR के एक बयान के मुताबिक प्रांत के डेरा इस्माइल और उत्तरी वजीरिस्तान जिले में अलग अलग खुफिया अभियान चलाई गई है। पहला अभियान डेरा इस्माइल खान जिले के हतला के सामान्य क्षेत्र में चलाया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर प्रभावी तरीके से घेर लिया है। ISPR ने बताया कि मार गिराए गए आतंकवादियों में से कुछ खूंखार आतंकी थे, जिनकी पहचान फरमान उर्फ साकिब खारजी, अमानुल्लाह उर्फ तूरी खारजी, सईद उर्फ लियाकत और खारजी बिलाल के रूप में हुई है। एजेंसी ने बताया कि आतंकी क्षेत्र में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की वांछित सूची में शीर्ष पर थे। दूसरा अभियान उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीरान शाह के सामान्य क्षेत्र में चलाया गया है, जहां 6 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ISPCR के मुताबिक हालांकि भीषण मुठभेड़ में लाहौर जिले के लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अरशफ और उनके 3 साथियों की मौत हो गई है। ISPR ने बताया कि क्षेत्र में अन्य आतंकवादियों को मार गिराने के लिए तलाशी अभियान जारी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक बड़ी खबर सामने आई है। पोखरा पर्यटन वर्ष के उद्घाटन समारोह के दौरान शनिवार को एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा फट गया, जिससे नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल और पोखरा महानगर के मेयर धनराज आचार्य झुलस गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल और मेयर धनराज आचार्य को तत्काल इलाज के लिए आनंद फानन में हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू ले जाया गया, जहां पर एक अस्पताल में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है। कास्की जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस अधीक्षक श्यामनाथ ओलिया ने बताया कि उन्हें आगे के इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया है। ये हादसा पोखरा पर्यटन वर्ष के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। गुब्बारे छोड़े जाने थे, लेकिन वे फायर पॉपर्स के संपर्क में आकर फट गए। विस्फोट के बाद पुलिस ने पुष्टि की तो पौडेल और आचार्य को काठमांडू ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोखरा मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो में उप प्रधानमंत्री पौडेल विस्फोट के बाद अपनी सीट की ओर भागते हुए दिखे हैं। वहीं मेयर आचार्य मंच से नीचे दूसरी ओर भागते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार एक स्वचालित स्विच से आग भड़क उठी, जिससे हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों में आग लग गई और विस्फोट हो गया। इस घटना से साफ पता चल रहा है कि सुरक्षा उपायों को गंभीर चूक हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है और ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।